डियर फ्रेंड, उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उत्पादक के व्यवहार को भी समझा जाए, क्योंकि हमारे कोर्स में सेमेस्टर 1 में ये टॉपिक बड़ा डिटेल से दे रखा है कि उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो कहीं ना कहीं उत्पादकों का व्यवहार भी कोर्स में है। तो उत्पादक का जो व्यवहार होता है, उत्पादक की हर चीज को समझने के लिए यहाँ पर हमें समुत्पाद वक्र को समझना पड़ेगा। समुत्पाद वक्र जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोप्रोडक्ट कॉस्ट। सम उत्पाद इस प्रकार से तरसता वक्र होता है जहां पर एक उपभोक्ता के उपभोग की अलग अलग संयोग को दर्शाया जाता है और हर एक संयोग एक समान संतुष्टि का प्रदान करता है। उसी प्रकार से समुत्पाद वक्र भी होता है जो एक उत्पादक के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जो अलग अलग साधनों या वस्तुओं के उत्पादन करके एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करते हैं। मात्रा हर एक साधनों का प्रयोग करके एक समान ही होता है। समान उत्पादन की मात्रा को प्राप्त करने वाले संयोगों को बताने वाला वक्र होता है। इसके साथ ही हमें समझाएंगे कि सम लागत रेखाएं क्या होती है। सम लागत रेखा क्योंकि उत्पादन की जो क्रिया होती है वो साधनों के द्वारा होती है, तो साधनों के ऊपर पैसे तो खर्च करने ही होंगे, तो ये पैसे जो खर्च होते हैं जिसको लागत बोलते हैं। तो सम लागत रेखाएं क्या होती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो डिटेल से लास्ट में रहेगा कि ये दोनों ही पॉइंट अपने इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट मैंने यहाँ पे डाले हैं जिससे जुड़ा भी है। एग्जाम में भी शॉर्ट में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में। समुत्पाद वक्र आइसोप्रोडक्ट का ये चीज का बिल्कुल वैसा ही है जैसे तटस्थ वक्र या फिर उदासीनता वक्र या फिर हम अनधिमान वक्र की बात करते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ये एक ऐसा वक्र होता है जो ये बताता है कि एक उपभोक्ता के ऐसे सारे संयोग जहां पर सभी संयोग उसके लिए एक समान संतुष्टि प्रदान करता है। तो जो समुत्पाद वक्र होता है ये उत्पादों से जुड़ा हुआ है, तटस्थ वक्र उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है। राइट, दोनों ही अलग अलग है और दोनों ही अलग अलग चीजों पे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का अर्थ एक जैसा है क्योंकि दोनों ही समान संतुष्टि उपभोग जो तटस्थ वक्र होता है तो समान संतुष्टि के स्तर को बताता है हर एक संयोग। तो इस प्रकार से समुत्पाद वक्र भी उत्पत्ति के किन्हीं दो साधनों के उन विविध संयोगों को दर्शाता है जिसके माध्यम से एक उत्पादक उत्पादन की समान मात्रा का प्राप्त करता है। मतलब हमारे पास उत्पादन करने के लिए विभिन्न साधन है और हम जब दो साधनों का प्रयोग करते हैं तो दो साधनों के प्रयोग करने के लिए हमारे पास कई सारे संयोग बन जाते हैं। कभी साधन ए का प्रयोग ज्यादा किया, कभी बी का कम किया, कभी बी का ज्यादा किया, कभी ए का कम किया। इस प्रकार से अलग संयोग बन जाते हैं, लेकिन हर एक संयोग उत्पादन का एक समान क्वांटिटी ही बताता है कि इस संयोग मात्रा का प्रयोग किया, इस साधन इतना एक क्वांटिटी हमारी उतनी ही होनी चाहिए। जब इन सभी संयोगों को एक वक्र के माध्यम से हम शो करते हैं उसी वक्र को समुत्पादन, समान उत्पादन को दर्शाने वाला समुत्पादन के समान मतलब समान उत्पादन मतलब उत्पादन करने वाला मतलब समान उत्पादन की मात्रा को दर्शाने वाला वक्र। लेकिन यहाँ पर इसके साथ तुलना कर देती है उत्पादन के साधनों, क्योंकि साधनों का प्रयोग करके ही उत्पादन की क्रिया होती है। समझ में आया ना बेटा? क्लियर डाउट है तो जरूर बताइएगा। डाउट दिमाग में मत लीजिए, एग्जाम में बहुत जरूरी लिखना है, इसलिए मैंने हर एक चीज लिख के आपको बताया ताकि आपको कहीं समझ में दिक्कत हो तो पढ़ के भी समझ लो। पढ़ना और एक्सप्लेन दोनों समझ में आए तो पढ़ लो, उसको लिख दो। तो यहाँ पर इन समुत्पाद वक्र के बारे में अलग अलग शास्त्रियों ने अपने हिसाब से परिभाषा दी है, परिभाषा जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहली परिभाषा है प्रोफेसर कीर्शेर की। इन्होंने कहा कि उत्पाद समुत्पाद रेखा, समुत्पाद रेखा है, अगर रेखा वर्ड यूज की तो कंफ्यूज मत कीजिए। यहाँ पर वक्र रेखा है, यहाँ पर रेखा लिखा, दोनों ही एक वक्र और रेखा एक है। रेखा सीधी है, वक्र थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन वही एक ही जैसा होता है। रेखा और वक्र का संदर्भ एक ही है। यहाँ पर समुत्पाद रेखा दो संयोगों के उन सभी संभावित संयोगों को बताती है। दो संयोगों को, ठीक है, दो वस्तु साधनों के, पर थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पर, दो साधनों से उन सभी संभावित संयोगों को बताती है जो एक समान कुल उत्पादन प्राप्त करते हैं। मतलब अगर दो साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके प्रयोग करने के लिए ऐसे सभी संयोग जिससे उत्पादन हमारा समानुकूल उत्पादन की मात्रा हमारे साथ समान है तो उसको समुत्पाद वक्र कहते हैं। प्रोफेसर बिलास ने भी एक्सप्लेन किया। बिलास के अनुसार समुत्पाद रेखाएं दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती हैं जिनकी सहायता से एक परम वस्तु की एक समान मात्रा, यहाँ पर कोई समान ये दो
साधनों का संयोग जिससे उत्पादन की समान मात्रा हो। देखिए सैमुअलसन ने बढ़िया एक्सप्लेन किया कि समोत्पाद वक्रीय रेखाएं विभिन्न उत्पादन संयोगों को प्रकट करती हैं जो उत्पादन की एक दी हुई मात्रा की उत्पत्ति करेंगे। जो एक समान मात्रा का उत्पादन करते हैं हर एक स्तर पर, वही होता है समोत्पाद वक्र। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, हमारे पास दो प्रकार के साधन है, एक है श्रम और दूसरा है पूंजी। श्रम और पूंजी ये हो गया एल और ये हो गया कैपिटल सी। दोनों, एक है परिवर्तनशील साधन और एक है स्थिर साधन। दोनों का प्रयोग करते हुए हम किसका उत्पादन कर रहे हैं? चावल का। चावल का उत्पादन एक समान यानी कि 100 हर एक स्तर में 100 ही हो रहा है, जबकि पहले श्रम का 1 और पूंजी का प्रयोग करते 15 यूनिट। फिर हमने श्रमिकों का प्रयोग ज्यादा किया, पूंजी का कम कर दिया। फिर हमने श्रमिकों का ज्यादा किया और पूंजी का और कम कर दिया। फिर हमने श्रमिकों का 1 यूनिट और बढ़ा दिया, पूंजी का कम कर दिया। लेकिन हर एक स्तर में, हर एक पॉइंट में जितना श्रमिक जितना पूंजी दोनों का प्रयोग करते हुए जो चावल का उत्पादन है हर बार एक समान ही हो रहा है। तो ऐसे में जो तकनीकी सीमांत दर है, परिवर्तन की दर है, जो ये बताता है कि कितना परिवर्तन बना। पूंजी में 3 यूनिट की कमी होने से श्रम की 1 यूनिट की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर सीमांत तकनीकी दर कितनी है? 3:1। और ये धीरे धीरे हमारा क्या होने लगता है? गिरने लगता है। किसी चीज को जब वक्र के माध्यम से इसको करेंगे, देखिए यहाँ पर पहला संयोग था हमारा ए, ठीक है, श्रम का 1 यूनिट और पूंजी का 15 यूनिट, ई वाला पॉइंट। फिर है बी, फिर है तुम्हारे पास क्या सी और फिर है डी। जब इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला रहे हैं तो जो वक्र बन रहा है, इसी वक्र को हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज समोत्पाद वक्र। समोत्पाद वक्र होता है जो उत्पादन की 1 यूनिट को दर्शाता है श्रम साधनों के अलग अलग लिए, क्योंकि उत्पादन के लिए कई सारे साधनों का प्रयोग होता है। तो साधनों के बीच में सामंजस्य बैठना जरूरी है। जो हमारे पास मशीन है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास अलग अलग यूनिट है, तो हर चीज को डिसबैलेंस नहीं कर सकते। इससे पूंजी का और अपने उत्पादन का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो एक बैलेंस का बनाए रखना जरूरी है कि इतने साधन इसके होंगे, इतने साधन इसके होंगे, इन सब पर कम्युनिकेशन करके हमें इतनी मात्रा का उत्पादन करना है और इसके इतने सहयोग बन जाएंगे। जो बेस्ट चूज लगता है आपके लिए वो करो। आपको श्रमिकों का ज्यादा प्रयोग करना है तो वही चूज करो। आपके पास पूंजी है तो पूंजी वाला ऑप्शन चूज कर दो। मतलब लेकिन उत्पादन की मात्रा कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे चीज को दर्शाने वाले वक्र को ही समोत्पाद वक्र के नाम से जानते हैं। अब इसी से निकल के आया है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। जाहिर सी बात है, साधनों की 1 यूनिट को वृद्धि करने के लिए दूसरे साधन की मात्रा में कमी करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों साधनों को एक साथ बढ़ा नहीं सकते, दोनों साधनों को एक साथ घटा नहीं सकते। एक को बढ़ाएंगे तो एक को कम करना ही पड़ेगा। तो एक की वृद्धि के लिए दूसरे की मात्रा में हुई कमी की दर को ही तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमा दर बोलते हैं। MRTS के नाम से इसको शॉर्टकट में जाता है, MRTS के नाम से जाना जाता है। उत्पादन की मात्रा स्थिर रहने की स्थिति में उत्पादन के साधन विशेष किसी अन्य साधन को प्रतिस्थापन करती है। मतलब जैसे देखिए श्रम का और कैपिटल का, श्रम का 1 कैपिटल का 15, जैसे श्रम का 1 यूनिट बढ़ाया तो कैपिटल का हमारा कितना हो गया 12। तो इसका 1 यूनिट बढ़ाने के लिए इसकी 1 यूनिट की कमी करनी पड़ी है, यानी कि कैपिटल प्रतिस्थापित हुआ कहां पर? श्रम में। तो इसकी प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक की जगह दूसरे का प्रयोग करना। तो प्रतिस्थापन की जो दर होता है कि एक के लिए दूसरे में कितना चेंज किया, तो वही होता है हमारा क्या तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसको नॉर्मल लेवल बोलते हैं कि दो साधनों के बीच तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर से एक साधन उस मात्रा में है जो कुल उत्पादन के स्तर को पूर्वक बनाए रखने के लिए दूसरी मात्रा में प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब हमें सीमांत में रखना है, लेकिन अगर पूंजी का प्रयोग नहीं करना है श्रम, तो श्रम को बढ़ाने के लिए पूंजी में कमी करेंगे। तो ये जो रेट होता है इसी को बोलेंगे तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। जैसे कि हमें अभी दिखाया था वही सेम देखिए कि श्रम की 1 यूनिट को बढ़ाना है तो पूंजी की 3 यूनिट को कम करना पड़ेगा। तो 3 और 1 का रेशियो हो गया। श्रम की द्वारा से 1 यूनिट बढ़ाया तो यहाँ पर पूंजी की 2 यूनिट कम करना पड़ा, तो 2:1 का रेशियो बन गया। श्रम की 1 यूनिट और बढ़ाया, पूंजी की 1 यूनिट और कम किया, 1 और 1 का रेशियो हो गया। तो इसी को बोलेंगे पूंजी की सीमांत दर की एक के लिए दूसरे में कितनी कमी, दोनों के बीच में क्या रेशियो निकल कर आ रहा है।
इसको समझने के बाद दूसरा पॉइंट है समोत्पाद वक्र की प्रमुख मान्यताओं को समझने के लिए कि समोत्पाद वक्र काम करता है। सबसे पहले हम उत्पादन के दो साधनों की बात एक साथ करेंगे, क्योंकि एक साधनों की बातों से प्रयोग करने की वो बेनिफिट उत्पादन के लिए कई सारे साधन हैं, लेकिन जब तुलना करेंगे हम केवल दो साधनों की बात करेंगे। अगर हम श्रम और पूंजी की तुलना करते हैं तो केवल इन दोनों की बात होनी चाहिए, और उन सब के बीच एक चीज ध्यान रखना होता है कि उत्पादन की जो तकनीक है उसमें कोई परिवर्तन हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्पादन की तकनीक के साथ साथ सारा चेंज मामला ही गड़बड़ हो जाता है। जो साधन होते विभाग होना चाहिए, परिवर्तित होते रहना चाहिए, कम ज्यादा हो सकता होना चाहिए, और सभी संयोग का कुशलता पूर्वक होना चाहिए। सभी साधन है उसका 100% और कुशल प्रयोग हमारा होते रहना चाहिए, तभी जाके ये नियम काम करेगा। समोत्पाद वक्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं जिसको ध्यान में रखना है। पहली विशेषता ये है कि समोत्पाद वक्र उत्पादन की स्थिर स्थिति को बताता है। किसकी बताता है? स्थिर स्थिति को बताता है, क्योंकि उत्पादन की में यहाँ पर हमारी मात्रा जो 100 यूनिट प्रति घंटे का चावल था उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो परिवर्तन होगा केवल साधनों में होता है। ठीक है। दूसरा, समोत्पाद रेखाओं का ढलान ऊपर से नीचे, जब समोत्पाद वक्र बनता है तो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है। आपके पास मूल बिंदु के प्रतिबिंदु की तरफ, ये कभी भी मूल बिंदु की कोई तरफ बढ़ता हुआ नहीं होगा। क्यों? उत्पादन के किसी भी साधन को शून्य नहीं कर सकते। जब उत्पादन के साधन को शून्य नहीं करेंगे तो ये मूल बिंदु ये होता है, मूल बिंदु की उल्टी दिशा में भागता नजर आएगा। समोत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। अगर एक ही उत्पादक के वस्तु के अलग अलग समोत्पाद वक्र बनाए जाए तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, भले इसमें समानता ना हो लेकिन काटते भी नहीं है। समोत्पाद वक्र जितना ऊपर की ओर बढ़ेगा उतना ही अधिक उत्पादन मात्रा को दर्शाता है। ये उत्पादन की मात्रा यहाँ है, यहाँ पर उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है, तो समोत्पाद हमेशा ऊपर की ओर बनाए रखना जरूरी है। समोत्पाद वक्र समानांतर होना आवश्यक नहीं, जरूरी है ये जो वक्र बन रहे हैं वो एक दूसरे से समानांतर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि चेंजेस होता रहता है। श्रम और पूंजी अलग साधनों के हिसाब से इसमें परिवर्तन आता रहता है। समोत्पाद वक्र किसी भी अक्ष को कभी भी नहीं छुएगा, ये कभी भी किसी एक वही अक्ष होता है टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टच करने के लिए किसी एक साधन का शून्य होना जरूरी है, और यहाँ पर उत्पादन की प्रक्रिया में किसी भी साधन को शून्य नहीं करेंगे तो उत्पादन प्रक्रिया ही शून्य करते हैं, उत्पादन प्रक्रिया ही रुक जाती है, जो कि सही नहीं है। समोत्पाद मानचित्र, एक होता था तटस्था मानचित्र, सिर्फ यहाँ पर भी समोत्पाद मानचित्र, एक ही उत्पादन के वस्तु के उत्पादन के कई सारे जो है ग्राफ बन सकते हैं, कई सारे वक्र बन सकते हैं। जब उत्पादन के सभी वक्रों को एक साथ एक ही जगह लिखा जाता है और एक ही ग्राफ के अंदर दर्शाया जाता है तो उन सभी ग्राफों को एक जगह प्रदर्शित करना ही क्या बोला जाता है? तो समोत्पाद वक्र के नाम से जानते हैं। जैसे साधनों की अलग अलग स्थिति का प्रयोग करते हुए कभी 100 इकाइयों का उत्पादन करना है, कभी 200 का उत्पादन करना है, कभी 300 का उत्पादन करना है, जो कि धीरे धीरे चेंज होता रहता है, लेकिन एक ही उत्पादन का एक ही स्थिति में होता है। तो इन सबको एक साधन दर्शाते हैं, और उसमें जो सबसे ऊपर दाईं ओर होता है, ऊपर वाला जो बताता है कि अधिक मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारा 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, ये 200 का, ये 300 का। तो समोत्पाद वक्र धीरे धीरे जैसे ऊपर बढ़ता चला जाता है। पूंजी का पहले कम उत्पादन किया था, श्रम बढ़ाया, फिर पूंजी भी बढ़ाया, श्रम भी बढ़ाया, फिर पूंजी बढ़ाया, मतलब जैसे जैसे साधनों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी हमारी उत्पादन और समोत्पाद वक्र भी ऊपर की ओर चढ़ता चला जाएगा, और जितना ऊपर जाएगा उत्पादन मात्रा उतनी अधिक दर्शाया जाता है। तो ऐसे में उत्पादक एक समय में कई सारे जो है वक्र बना सकते हैं। जब एक साथ एक ही जगह दर्शाया जाता है तो उसी को बोलते हैं समोत्पाद मानचित्र, समोत्पाद मानचित्र, क्योंकि यहाँ पर एक साथ कई सारे वक्र दर्शाए जा रहे हैं। अब समोत्पाद मानचित्र को पढ़ने के बाद हमें पढ़ने की जरूरत है समलागत रेखा, क्योंकि देखिए उत्पादन की प्रक्रिया किसके साथ होती है? साधनों से होती है। तो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके ही उत्पादन है, उत्पादन के साधनों के लिए हमें व्यय करना पड़ता है, और एक उत्पादक जो व्यय करता है उत्पादक के लिए से लागत है। तो साधनों पर व्यय करना उसके लिए लागत है, और इन लागत को जब हम वक्र के माध्यम से शो करेंगे तो सम लागत लिखा हुआ है। उत्पादन निर्णय की समस्या के समाधान के लिए अथवा उत्पादन के सामने की प्राप्ति के लिए दो प्रमुख तत्व होने चाहिए। एक है समोत्पाद मानचित्र, जो मैंने अभी दर्शाया, दूसरा होता है श्रम लागत रेखा।
यानी कि सम लागत रहेगा, सम बोल सकते हैं या फिर यहाँ पर इसको सम भी लिख सकते हैं। आइसो कॉस्ट लाइन क्या कहेंगे, कोई उत्पादक साधनों का कौन सा संयोजन चुनेगा, ये उत्पादन के पास साधनों पर व्यय करने के लिए रुपए और साधनों की कीमतों पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है कि हमारे पास पैसे कम है तो श्रम का प्रयोग ज्यादा करेंगे, पैसे ज्यादा है तो पूंजी का प्रयोग ज्यादा करेंगे। सब कुछ डिपेंड करेगा कि हमारे पास पैसे कितने हैं, कितने हमारे पास पूंजी है, कितना हमारे पास मनी है, और दूसरा इस बात पर डिपेंड है जो साधन हम प्रयोग कर रहे हैं उन साधनों की कीमत कितनी है। भाई मार्केट में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे जेब में कितने पैसे हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो चीज हमें खरीदना उसकी कीमत कितनी है। तो आय और वस्तु की कीमत के आधार पर जो वक्र बनाया जाता था उसको होते बजट रेखा। यहाँ पर उत्पादक भी सेम वही करता है, उत्पादक जब किसी वस्तु को उत्पादन करना चाहता है वो देखता है कि मेरे पास पैसे कितने हैं और उन पैसों से हम किस साधनों को खरीद सकते हैं, साधनों की कीमत कितनी है। कि महंगा साधन का प्रयोग करेंगे साधनों की मात्रा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर उत्पादक अपनी पूंजी और उसकी मात्रा से प्रयोग होने वाले साधन की कीमतों के आधार पर ही साधनों का चुनाव करता है और उन साधनों के अलग अलग संयोग तैयार करता है। मीन्स सम लागत रेखा इन दो तत्वों यानी कि उत्पादन के साधनों की कीमत और उसके बाद अवेलेबल कुल मुद्रा जिसके उत्पादन साधन खरीदने पर व्यय करना चाहता है वो प्रकट करता है कि आपके पास कितना पैसा है जो खर्च करना चाहते हो और साधनों की कीमत कितनी है जिस पर पैसा खर्च करना चाहते हो। कि दोनों के संयोजन की माध्यम से जो बनता है वही हमारा क्या होता है, सम लागत रेखा। जैसे हमारे पास दो साधन प्रयोग करें, एक श्रमिक और एक कैपिटल। श्रमिक और कैपिटल और हमारे पास व्यय करने के लिए कुल पैसे कितने हैं, 60। तो श्रमिक अगर 60 का प्रयोग करते तो पूंजी 0 हो जाएगा, सारा श्रमिक अगला उत्पादन करेगा, 60 रुपए हमारे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, वह श्रमिक का प्रयोग 30 और उसका 15 फिर 20 और 20 फिर 40 और 10 मतलब अलग अलग संयोग हमारे बनते चले जाते हैं, लेकिन हर बार हमारी मुद्रा का व्यय कितना ही हो रहा है। तो इस प्रकार से हम सभी व्यय करने वाले इस पोजीशन को श्रमिक और पूंजी की कीमत के माध्यम से जो वक्र बनाएंगे सीधी रेखा बनती है। इसी सीधी रेखा पर हमें अलग अलग संयोग मिल जाएगा कि हम किस स्थिति की ओर चुनने के लिए सही है, किस स्थिति में कितना व्यय हम कर सकते हैं। तो ये हमारा वक्र बता देता है और इसी वक्र को हम बोलते हैं दैट इज सम लागत रेखा यानी कि आइसोकॉस्ट लाइन। ठीक है, ये जो लागत रेखाएं हैं उत्पादक की दी हुई मुद्रा राशि की जो फिक्स होती है उस पर परिवर्तन हम नहीं कर सकते, उसके आधार पर साधनों पर व्यय करने वाले विभिन्न संयोगों की संभावना को व्यक्त किया जाता है, जो कि साधन कीमत रेखा, व्यय रेखा, फर्म की बजट नियंत्रण रेखा आदि अलग अलग नामों के नाम से भी जाना जाता है। एक सम लागत रेखा साधनों की अधिकतम मात्रा में विभिन्न संयोग बताती है। देखिए जो आपके पास पैसे अवेलेबल है और जो साधन है तो इन दोनों के बीच में कितना संयोग आप बना सकते हैं, कितने सहयोग के अनुसार आप, क्योंकि डिपेंड ये करता है कि आप अपने पैसे को कैसे रिलाइज करना चाहते हैं। तो उसी आधार पर आप साधनों को क्रय करते हैं ताकि आप अपने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और उसी आधार पर आप अपने अवेलेबल मात्रा का प्रयोग कर सके, पूंजी की मात्रा का तो इस प्रकार से इस संयोगों को जानना जरूरी है। और सम लागत रेखा हमेशा ऋणात्मक होता है क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अब सम लागत रेखा में क्या परिवर्तन होता है, बिल्कुल सम लागत रेखा जहां पर कि दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक आपके पास मुद्रा कितनी है, दूसरा साधनों की कीमत कितनी है। तो दोनों ही आधार पर अगर दो प्रमुख कारण होते हैं जिसमें सम लागत रेखा परिवर्तन होती है। पहला कारक है उत्पादक द्वारा किए जाने वाले व्यय। अगर उत्पादक अपने साधनों पर अधिक व्यय करना चाहता है, मान लीजिए पहले वो 100 रुपए खर्च करता था, अब वो चाहता है 200 रुपए खर्च करे, तो क्या होगा, तो वह ये पहले 100 रुपए खर्च करता था तो यहाँ पर दोनों साधनों की अलग अलग यूनिट परचेस करता था, तो y का 30 यूनिट और x का 60 यूनिट। अब उसके पास क्या हो गया, व्यय करने की राशि बढ़ गई, पैसे बढ़ गए, तो अब वो y की यानी कि पूंजी की 60 यूनिट और श्रमिकों की 120 यूनिट पर खर्च करता है, यानी कि समोत्पाद वक्र अपनी जगह छोड़ के आगे की ओर खिसक जाता है, नया वक्र बनता है। हम दोनों ही साधनों का प्रयोग अब बढ़ा देंगे क्योंकि अब हमारे पास व्यय करने के लिए अधिक राशि है। जबकि दूसरी स्थिति होती है जब साधनों की कीमत में परिवर्तन हो जाए,
उत्पादन की जो भी साधन है उसकी अपनी कीमत होती है, उस कीमत में भी परिवर्तन होता रहता है। कभी श्रमिकों की लागत बढ़ जाती है, कभी पूंजी की लागत बढ़ जाती है, कभी पूंजी की लागत बढ़ जाती है, कभी श्रमिकों की लागत बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी एक साधन में अगर उसकी कीमत में परिवर्तन होता है तो श्रम लागत रेखा में भी परिवर्तन होता है। मान लीजिए साधन अपनी जगह पर है, पहला पॉइंट था ए और बी, और श्रमिकों की कीमत में कमी आ गई, सर मजदूरी में कमी आ गई, तो ऐसे में मजदूरी की जैसी कमी हो जाएगी तो अब हम अधिक मजदूरों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लागत रेखा मजदूरों की पक्ष में ऊपर की ओर यानी आगे की ओर बढ़ जाएगा, नया वक्र बन जाएगा। लेकिन क्योंकि पूंजी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो पूंजी अपनी जगह पर स्थिर है, यानी कि पूंजीगत वस्तु ही अपनी जगह पर प्रयोग, जैसे मशीन है, जमीन है, अलग अलग चीजें, ठीक है। तो इस प्रकार से सम लागत रेखा में परिवर्तन संभव हो जाता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया। कोई भी डाउट होता है, डाउट को पूरा करने के लिए मैं हूँ। फेसबुक के द्वारा कांटेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अलग अलग मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, आपको मजेदार कंटेंट चाहिए, फनी वीडियो चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू मुझे फॉलो करके देख सकते हैं। और मैं तो उम्मीद है कि ग्रुप में सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। पूरे अगर सारे लेक्चर आपको चाहिए तो थैंक यू एंड बाय।